भाई मेरा बैग लेके घूमने जा नमस्कार। क्या हाल है वैसा? ठीक है, नमस्कार। राकेश, किधर चल रहे हैं? मैच शुरू करने का तैयारी। जो रखी गई है 21,000 रुपया 21,000 रुपीज मैन ऑफ द सीरीज के रूप में अनुज भाई को दिया जाएगा। नमस्कार दर्शकों, मैं प्रमोद। आप देख रहे हैं खबर समय और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है दार्जिलिंग जिले के सांसद राजू बिष्ट और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं भाजपा के। तो आइए इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए हम उनसे कुछ बातें करेंगे। कुछ खेल की बातें होंगी, कुछ राजनीति की बातें होंगी, क्योंकि इस वक्त हम खेल के मैदान में। तो सबसे पहले खेल से ही शुरुआत करते हैं। तो राजू जी, आज के इस आयोजन में आप शामिल हुए, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लगता है, खास करके इस तरह के कार्यक्रम जिसमें युवा भाग लेते हैं। और भारत एक युवा देश है जहां 35% से कम लोगों की आयु जो है, उनकी संख्या करीब जो है 65% से ज़्यादा आबादी उनकी है। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag Asli Commitment. और बहुत चाहे आप कह लीजिए सरकार या प्रशासन के प्रयासों के बावजूद भी आज बहुत बड़ी युवा पीढ़ी वो कहीं न कहीं गलत रास्ते में है। आज भारत जैसे देश में करीब 22 करोड़ से ज़्यादा युवा, विशेष करके उसमें युवा ही ज़्यादा है, किसी न किसी प्रकार के नशे में हैं। और मुझे लगता है इस तरह के खेलकूद के माध्यम से हमारे युवा पीढ़ी को हम मतलब बचाए रखने में अपना बड़ा योगदान दे सकते हैं। और अपने आप में ये समाज सुधार के लिए युवाओं को सही रास्ते में, क्योंकि हम ये कहते ही हैं कि युवा ही हमारी देश की पूंजी है, तो अपनी पूंजी को बचाए रखने में मुझे लगता है ये रोटरी क्लब सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन का बहुत बड़ा प्रयास है। और लगातार मुझे लगता है 5th एडिशन है। मैं उनके प्रयासों को सलाम करता हूं, मेरी शुभकामनाएं हैं। और आगामी दिनों में इस तरह की योजनाएं और हो। और मैं तो ये कहूँगा कि पहाड़ के और तराई के बाकी क्षेत्र में भी इस तरह के खेलकूद के इतना ऑर्गेनाइज तरीके से, इतने भव्य रूप से हो, तो मुझे लगता है इससे प्रेरणा भी मिलती है और बाकी युवा साथियों को खेल से जोड़ने में एक बड़ा योगदान हो सकता है। इस क्षेत्र में काफ़ी समय से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम का मांग रहा है, तो वो अब तक कहीं भी पूरा होता दिख नहीं रहा। तो आप क्या कहेंगे इस संबंध में केंद्र सरकार से? मेरे एजेंडा के हिस्सा में है। मैं ऐसा मानता हूं कि एक फुटबॉल स्टेडियम जो है इंटरनेशनल लेवल का दार्जिलिंग हिल्स में बनना चाहिए और सिलीगुड़ी में एक इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट स्टेडियम होना चाहिए। मैंने उसके लिए कई बार प्रयास भी किए, लेकिन मैंने क्या देखा, सांसद बनने के बाद मैंने एक चीज़ महसूस की, ये सब तरह के विकास के और बहुत सारी योजनाओं के ऊपर में सफलता तभी मिल सकती है जब राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार के साथ तालमेल के साथ काम करें। मेरा अभी भी ये कहना है कि अगर यहाँ पे कॉरपोरेशन में है मेयर और हमारे बाकी साथीगण उसका प्रॉपर एक डीपीआर और उसकी योजना बना करके दें केंद्र सरकार को, तो मैं ज़रूर प्रयास कर सकता हूँ। अन्यथा मुझे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, ये योजना तब शुरुआत होगी। और मैं सिर्फ ऐसे नहीं कहता, जो मेरे हाथ में था, जो मैं कर सकता था, वो मैंने किया हूँ। मैंने कहा था कि मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा अगर मैं दार्जिलिंग मोड़ का सड़क की समस्याओं को दूर नहीं किया। शुरू में ये कहता था, आपने देखा होगा एक कोई जागरण के किसी कार्यक्रम में भी मैंने मंच से कहा था। और मुझे खुशी है इस बात की कि आज जो है दार्जिलिंग मोड़ का 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का योजना के ऊपर में काम शुरू हो चुका है। और एयरपोर्ट के लिए 2000 करोड़ की स्वीकृति हो चुकी है। डिज़ाइन का काम हो गया, डिज़ाइन बन गया। अभी जो है मिनिस्ट्री के पास वो डिज़ाइन अप्रूवल के लिए, उसके बाद सिविल का काम तत्कालिक तुरंत ही स्टार्ट हो जाएगा। NH10 में काम चल रहा है। ऐसे बहुत सारी परियोजनाएं हैं जो अकेले केंद्र सरकार के साथ मिल करके जो हो सकता था वो हुआ है। मेरा ऐसा मानना है कि मतलब सरकारें अपनी जगह हैं, लेकिन अगर तालमेल के साथ केंद्र के साथ मिल करके राज्य सरकार काम करे तो उससे जनता को काफ़ी सहूलियत मिल सकती है।
तो चलिए ये खेल से और विकास से जुड़ी बातें हुई। अब थोड़ा राजनीति के मैदान की कुछ बातें कर लेते हैं, क्योंकि मैदान में है तो राजनीति की बात, आप राजनीति से जुड़े हुए हैं। तो आए दिन हाईकोर्ट द्वारा नियुक्ति भर्ती घोटाले में जो भी मामला सामने आ रहा है उसमें हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया फैसला आ रहा है। कल भी एक फैसला आया था, तो इस बारे में क्या कहेंगे? मुझे इसमें क्या कहना, ये तो जग जाहिर है और पूरे पश्चिम बंगाल इससे पीड़ित है। आप कल्पना करिए, आज मुख्यमंत्री जी मन से कहती है कि तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। ये किनको कहती हैं? जो डीए के लिए जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं कि उनका डीए भत्ता जो है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर मिले, लेकिन उनको धमकाने का काम मुख्यमंत्री करती है। और साथ में वो ये कहती है कि मैं पेंशन दे रही हूँ, ये दे रही हूँ, जैसे वो अपने घर से अपने जेब से दे रही हूँ। ये तो सबका अधिकार है। कोई आदमी कर्मचारी काम करता है, नौकरी करता है, तो उसको तो तनख्वाह तो देनी ही पड़ेगी, रिटायरमेंट के बाद पेंशन देना ही पड़ेगा, उसका जो अधिकार है डीए वो देना ही पड़ेगा। लेकिन वो ऐसा जताती है जैसे वो अपनी जेब से अपने घर से दे रहे हो, पहली बात। दूसरी बात, वो कहती है कि मेरे पास जो है पेड़ उगाने का कोई जो है पैसे उगाने का कोई पेड़ नहीं है और आसमान से कोई पैसे नहीं गिरते। मेरा तो मुख्यमंत्री जी के साथ सवाल है, जब एक एक मंत्री भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, एक एक मंत्री के घर से 50-50 करोड़ रुपए अगर निकलेंगे कच्चे के केस के, तो आप फिर ना तो डीए दे पाओगे, ना तनख्वाह दे पाओगे, ना पेंशन दे पाओगे। आपको सुधार करना चाहिए। जो पश्चिम बंगाल में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उस भ्रष्टाचार रोकने का। इन्होंने कहा ना कि अगर मैं पेंशन बंद कर दूं तो 20,000 करोड़ का जो है राजस्व बचेगा। मैं मुख्यमंत्री जी को कहता हूं, आप भ्रष्टाचार रोक दो, पश्चिम बंगाल में हर साल 1 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी और वो सीधा जनता के लिए उपयोग में आएगा। अभी 2 दिनों पहले की बात है, बिमल गुरुंग और केंद्रीय राज्य मंत्री जॉन बारला के बीच एक बैठक हुई, काफ़ी देर तक चली। तो इस मुलाकात को आप कैसे देखेंगे? देखिए, एक तो जॉन बारला जी और क्या इसमें कुछ नया कुछ इस क्षेत्र के लिए निकल के आ रहा है? क्योंकि एक हवा बार बार उड़ के आ रही है कानों में कि उत्तर बंगाल को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा। ऐसा देखिए, मैं ये तो ज़रूर कहूँगा कि मतलब पूरे नॉर्थ बंगाल को लेकर के केंद्र सरकार गंभीर है और हमारी भी बहुत सारी बैठकें हुई है। क्या करना नहीं करना ये केंद्र सरकार को तय करना है और केंद्र सरकार की पूरी जानकारी में है। जहाँ तक बिमल जी का और जॉन बारला जी का मुलाकात है, मुझे लगता है वो एक पहले से एक दूसरे को जानते हैं। एक आदिवासी के लिए उन्होंने बहुत अपना काम किया है, एक ने गोरखाओं को लेकर के अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। सो मुझे लगता है एक पुराने मित्र अगर मिलते हैं, मुझे लगता है इसमें कोई भी आश्चर्य होने का विषय नहीं आता। नहीं, आश्चर्य की बात नहीं। बैठक के बाद बिमल जी ने कुछ इशारा भी दिया था कि अगर कुछ ऐसा होता है केंद्र शासित प्रदेश वाला कुछ मुद्दा, और इसके लिए राज्य विधानसभा में भी वर्तमान सरकार ने एक बंगाल विभाजन विरोधी प्रस्ताव भी पारित किया है। देखिए, जहाँ तक पश्चिम बंगाल सरकार ने बंग भंग होबे ना जो रेजोल्यूशन पास किया है, वो मात्र एक कागज़ का टुकड़ा है। जो अधिकार आपके पास है नहीं, उसके लिए आप रेजोल्यूशन लाओ, बिल लाओ, उसकी कोई मान्यता तो है ही नहीं। सो ये तो सिर्फ एक दिखावटी है। भ्रष्टाचार में आपकी सरकार डूबी हुई है, उससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए आप ये रेजोल्यूशन लेकर के आए और फालतू में लोगों का पैसा, जनता का पैसा और विधायकों का समय बर्बाद किया, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और केंद्र सरकार, जैसे मैंने बताया, जो करना होगा वो केंद्र सरकार करेगी। मैं उसमें कोई टिप्पणी नहीं कर सकता और मुझे लगता है उन विषयों से इस मुलाकात का कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि आपने शुरू में विकास की बात में कही कि खपरेल टू सेवक 4 लेन एलिवेटेड जो रोड बनना है उसका काम चल रहा है, स्टार्ट भी हो गया, हम देख भी पा रहे हैं। तो एक और जो डिमांड था सेवक के कोरोनेशन ब्रिज का जो समकक्ष एक सेतु बनाने की बात, उस विषय में कहाँ तक बात आगे बढ़ी? देखिए, वो भी, उसके लिए भी करीब 1100 करोड़ की स्वीकृति अप्रूव हो चुका है और उसका जो है वो डीपीआर तैयार हो रहा है। इनिशियली जो है, जो जहाँ से वो रोड बन रहा था, उसमें थोड़ी समय लगा क्योंकि वो रेलवे के पास ज़मीन थी, क्योंकि अप्रोच रोड और पुल मिला करके करीब 6 किलोमीटर की सड़क बननी है। तो वो मतलब दोनों मिनिस्ट्री आपस में मिल करके वो उसका जो है जो अप्रूवल होना था वो हो चुका है। वो डीपीआर स्टेज पे, मुझे लगता है कभी भी अगले 2-3 महीने के अंदर में उसका जो है सिविल का जो है टेंडर हो जाएगा। फिर उसके बाद उसका काम शुरू होगा। वो एक बड़ा काम होगा। इतना ही नहीं कि जो आज आप यहाँ से लेकर के बालासन नदी से लेकर के सेवक तक जो सड़क बन रही,
सेवक से लेकर के कोरोनेशन ब्रिज तक जो 14 किलोमीटर की और सड़क है वो एलिवेटेड तो नहीं रहेगी, लेकिन वो 4 लेन की सड़क और बन रही है। तो ऐसे तमाम योजनाओं के ऊपर काम चल रहा है। मुझे लगता है दार्जिलिंग क्षेत्र एक ऐसा है जहाँ पे करीब आज 48 से 50 हज़ार करोड़ के काम केंद्र सरकार की ओर से चल रहे हैं। अभी आपने जैसा कहा कि सेवक से लेकर कोरोनेशन ब्रिज तक का, तो उसके लिए कार्य योजना किस स्तर पर है? देखिए वो अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है और मैंने उसके लिए प्रपोजल रखा था और डिपार्टमेंट में अपनी तरफ से वो अप्रूव करके मिनिस्ट्री को भेजी है। उसकी मिनिस्ट्री की तरफ से अप्रूवल होनी है। और इसके अलावा भी जैसे आपको पता होगा सिलीगुड़ी के चारों तरफ रिंग रोड बनना है, एक दार्जिलिंग जाने के लिए अल्टरनेटिव हाईवे बननी है, तो वो सब उसकी स्वीकृति प्रिंसिपल अप्रूवल मंत्री जी स्वयं दे चुके हैं। तो ऐसे हैं फेजेस में सारे काम होंगे, क्योंकि हर एक काम को करने के लिए, क्योंकि हजार करोड़ से लेकर 3-3 हज़ार करोड़ की योजनाएं हैं, तो उसमें थोड़ा समय तो लगता है। और क्योंकि डीपीआर बनने में और सारी इंजीनियरिंग सब करने में समय लगता ही है। पंचायत चुनाव को लेकर एक सवाल है कि किस स्तर पर भाजपा की तैयारी की आगामी पंचायत चुनाव? देखिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम राजनीति सिर्फ चुनाव जीतने या चुनाव लड़ने के लिए नहीं करते। हमारी राजनीति इसलिए भी करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अच्छी विचारधारा लोगों तक पहुंचे, सरकारों की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो सामान्य व्यक्ति तक पहुंचे। इसलिए भी हम रेगुलर बेसिस पे, अभी मैं आपके सामने खड़ा हूं, इससे पहले एक 129 नंबर सिलीगुड़ी का बूथ गठन करके मैं इस कार्यक्रम में आया हूं। सो हमारे यहाँ हर नेता कार्यकर्ता बूथ से लेकर के राज्य और नेशनल लेवल तक में लगातार निरंतर अपने संगठन के लिए जो है समय देता है। और हमारी संगठन और कार्यकर्ता, यही भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, वो निरंतर हमारे लेवल पर चलता रहता है। पंचायत के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं, क्योंकि सिलीगुड़ी में तो पंचायत हो चुके हैं, प्लेन एरिया में कॉरपोरेशन भी हो चुका है, पहाड़ में पंचायत होना है और बाकी हिस्सों में जो पंचायत होना है भारतीय जनता पार्टी जम के लड़ेगी। और मुझे पूरा उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल की जनता जो है काफ़ी समय से परिवर्तन चाह रही है, सफोकेशन से निकलना चाहती है। मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छा मौका होगा। पंचायत का चुनाव ये पश्चिम बंगाल का चुनाव नहीं हुआ, ये केंद्र का चुनाव होगा, क्योंकि आज केंद्र सरकार सारा धन डायरेक्ट पंचायत को देती है। उन पंचायत सिस्टम को इतना मजबूत और ताकतवर बनाया है, मुझे लगता है इसका लाभ क्षेत्र को मिलेगा। जैसा कि आपने कहा कि पार्टी हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है, तो आपको भी मैं फॉलो कर रहा हूँ फेसबुक पे, तो देख रहा हूँ कि आप लगातार पहाड़ के अलग अलग क्षेत्रों में घूम रहे हैं। तो आप क्या माना जाए, आप भी लोकसभा चुनाव के लिए इलेक्शन मोड में हैं? देखिए मैंने अभी उस 2024 के लिए कुछ भी नहीं सोचा, लेकिन अगर आप देखेंगे 2019 से शायद मैं पहला सांसद हूँगा। बहुत अंतराल के बाद आप जो लगातार फिल्म में देखते हैं, कि मैं जब चुनाव लड़ने आया यहाँ पे एक ही बात होती थी, सब मेरे से पूछते थे कि आप टूरिस्ट सांसद नहीं बनोगे, इसका क्या प्रमाण है? आप वोट जीतने के बाद क्षेत्र में रहोगे, इसका क्या प्रमाण है? लेकिन मुझे आज बड़ी संतुष्टि और खुशी होती है। कल मैं कालिम्पोंग के ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में गया हूँ और 10 गांव में गया, 10 के 10 गांव में आज तक कोई सांसद नहीं पहुंचा, और बहुत सारे गांव के अंदर में वहीं का लोकल विधायक तक नहीं पहुंचा। सो मुझे खुशी होती है। और मैं राजनीति के लिए नहीं जाता, क्योंकि मेरा संबंध सिर्फ राजनीति वाला संबंध नहीं है, एक आत्मीयता है, और उस आत्मीयता के आधार पर मैं लोगों तक जाता हूं और उनके लिए कुछ भी कर सकता हूं, तो मैं प्रयास करता हूं कि उनके लिए करूं। धन्यवाद राजू जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे भाजपा के दार्जिलिंग जिले के सांसद राजू बिष्ट, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है भाजपा के। तो आप यूं ही हमारे साथ देखते रहिए खबर समय। इस खबर को लाइक करें, इस खबर पर कमेंट करें और शेयर करना जरूर भूलें नहीं। धन्यवाद।